हमारा हीरो अपनी आंखें खोल रहा होता है और वो दूसरी दुनिया को पहली बार देख रहा होता है। फिर इसी के साथ हमें जून फैमिली का घर दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही एंशिएंट इमॉर्टल फैमिली होती है। यानी इसमें जितने लोग होते हैं वो लगभग इमॉर्टल होते हैं और उन्हीं के घर के ऊपर फिनिक्स और ड्रैगन की दोनों की आत्माएं आ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से मिलकर जून फैमिली के घर के अंदर चली जाती हैं। तो गाइस, इन दोनों की आत्माएं हमारे हीरो के अंदर जा रही होती हैं और हमारे हीरो को अपनी पावर दे रही होती हैं। और इसी के साथ हमें जून फैमिली का इमॉर्टल पैलेस दिखाया जाता है, जहां पर एक दादाजी खड़े होकर स्वर्ग से विनती कर रहे होते हैं, हे स्वर्ग, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रेयर्स करता हूँ, प्लीज मेरे घर में एक ड्रैगन को पैदा करवाइए। तो गाइस, ये दादाजी जून फैमिली के एक मेंबर होते हैं और इनका नाम जून झाटियान होता है। फिर तभी एक दाई माँ आती है और कहती है, एल्डर, आपकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। ये सुनते ही ये जो दादाजी जून झाटियान होते हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जल्दी से मेरे पोते को मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये जो दादाजी होते हैं वो हमारे हीरो को अपने हाथों में ले लेते हैं, जो कि अभी बेबी होता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है, अरे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसेकाई होकर दूसरे वर्ल्ड में आ गया? तो गाइस, इसेकाई का मतलब होता है एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाना, और यही हमारा हीरो यहाँ पे हुआ होता है। और फिर दादाजी उसे देख कर कहते हैं, ओह मेरे प्यारे पोते, तुम कितने अच्छे हो, ओ मेरे प्यारे पोते उलुलुलु। फिर तभी दादाजी हमारे हीरो को खिला ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर दो एनर्जी से बने हुए व्यक्ति आ जाते हैं, जो कि इस जून फैमिली के एल्डर होते हैं। फिर तभी पहला एल्डर कहता है, क्या ये वही बच्चा है जो तुम्हारी बहू के गर्भ में 9 महीने था? लाओ मुझे तो पहले देखने दो। तो दूसरा एल्डर कहता है, नहीं, पहले मैं इसे थामूंगा, मैं देखना चाहता हूँ इसे। तो गाइस, जैसे ही हमारे हीरो को ये दोनों एल्डर थामते हैं, वैसे ही उन्हें हमारे हीरो के शरीर पर एक बहुत छोटा ड्रैगन दिखता है गोल्डन कलर का। और ये देखकर दोनों एल्डर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो एंशिएंट पवित्र ड्रैगन है, ये तो तुम्हारे पास एंशिएंट पवित्र ड्रैगन की बॉडी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस लड़के के पास इतनी अच्छी बॉडी कैसे आ सकती है? पर क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही दुख की बात है कि इसके पास एंशिएंट ड्रैगन बॉडी है। तो गाइस, हमारे हीरो के पास जो एंशिएंट ड्रैगन बॉडी है उसको लेकर ये दोनों एल्डर्स दुखी क्यों हैं? इसी के बारे में दोनों एल्डर्स बताते हैं कि जब एक माँ अपने गर्भ में हेवेंस और अर्थ की शक्तियों को धारण करती है तो उसके अंदर कुछ अंश हेवन और अर्थ के पावर के आ जाते हैं, और इसी को कहते हैं हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन। 3000 रैंक में बटा हुआ है और ये जो एंशिएंट ड्रैगन बॉडी है ये नंबर 5 पर आती है। ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है, पर जब से इस हेवन और अर्थ की पावर चेंज हुई है, यानी इसका जो स्पिरिचुअल रूट है वो चेंज हो गया है, तब से ये जो हेवनली ड्रैगन बॉडी है उसे कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया है और जल्दी इसे कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। आप कितना भी रिसोर्स दे दो, कितना भी मेडिसिन दे दो, फिर भी ये बहुत थोड़ा सा ही आगे बढ़ पाएगा। और फिर गाइस, एल्डर ये सब बात समझाने के बाद जून झांटियान, ये जो दादाजी होते हैं, उसे कहते हैं, जून झांटियान, तुम चिंता मत करो, ये जो बच्चा है वो बहुत बड़ा होगा और फिर इस देश का राजा बनेगा, पर इसके पास ज्यादा कोई पावर नहीं होंगी। पर कोई बात नहीं, ये जो जून फैमिली है उसकी जो शोहरत है, जो इज्जत है इस हेवनली वर्ल्ड में, उसके कारण ये बच्चा जरूर ही अपना नाम और शोहरत कमाएगा। तो गाइस, हमारा हीरो जैसे ही एल्डर की बात सुनता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है, अरे यार, ये क्या बकलोली है, मैं एक तो अपने देश से, अपनी दुनिया से इस दुनिया में ट्रांसफर होके आ गया और उसके बाद से मेरे पास एक बहुत ही कचरा कूड़ा जैसा कल्टीवेशन है जिसे मैं कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। ये कैसा स्टार्ट है, ऐसा तो नहीं होता। पर तभी गाइस, हमारे हीरो के सामने एक स्टेटस विंडो आ जाता है जिसका नाम होता है चेक इन स्टेटस विंडो, और इसकी मदद से आप डेली चेक इन कर सकते हैं और उसके बाद जब भी आप चेक इन करोगे तो आपको एक अच्छा रिवार्ड मिलेगा। और इसीलिए ये स्टेटस विंडो हमारे हीरो से पूछता है कि आप हेवनली एम्परर पैलेस में चेक इन करना चाहेंगे? अगर आपने ऐसा किया तब आपको बहुत सारे रिवार्ड दिए जाएंगे। तो फिर इस स्टेटस विंडो को देखते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, अरे वाह, मुझे तो एक स्टेटस विंडो मिल गया, चलो ठीक है, मैं चेक इन कर लेता हूँ। और जैसे ही हमारा हीरो चेक इन करता है वैसे ही हमारे हीरो को एक 10th ग्रेड रिवार्ड मिलता है, जो होता है फुल्ली डेवलप एंशिएंट ड्रैगन बॉडी। तो गाइस, हमारे हीरो की जो बॉडी थी वो एंशिएंट ड्रैगन बॉडी थी और वो बहुत ही डैमेज्ड बॉडी थी जिसे कल्टीवेट नहीं किया जा सकता था। पर अब हमारे हीरो को ये रिवार्ड मिल चुका है जिससे हमारा हीरो इसके बॉडी को कल्टीवेट कर सकता है और बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे हीरो के लिए। और तभी हमारा हीरो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील करने लगता है और सोचने लगता है, अरे मेरी बॉडी हिल नहीं रही, ये क्या हो रहा है? और गाइस, इसी के साथ हर जगह पे रोशनी ही रोशनी होने लगती है और फिर दोनों एल्डर
एल्डर भी इस रोशनी को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो उठते हैं और फिर हमारे हीरो के इर्द गिर्द एक रोशनी का गोला बन जाता है जो एनर्जी से भरा होता है। और गाइस इस एनर्जी का जो ब्लास्ट होता है वो हमारे हीरो के चेन्स को तोड़ने लगता है और फिर हमारे हीरो के अगल बगल जो चेन्स बंधे होते हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। और जैसे ही ये चेन्स टूटते हैं हर जगह पर रोशनी ही रोशनी होने लगती है। हमारा हीरो अपनी एंशिएंट ड्रैगन बॉडी के सारे चेन्स को तोड़कर आजाद हो चुका है और अब हमारा हीरो एक हेवनली बीइंग बन चुका है। और गाइस इसी के साथ हमारे हीरो की पवित्र रोशनी पूरे सौर मंडल में जाने लगती है और जैसे ही ये रोशनी आसमान यानी हेवन तक पहुंचती है, हेवन में बहुत तगड़ी बिजली कड़कने लगती है और इस बिजली से बहुत सारे साधु, महात्मा, संत, बुद्धा सभी आ जाते हैं और हमारे हीरो को नतमस्तक करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और फिर सारे महात्मा बुद्धा को प्रणाम करता हुआ देख ये जो दादाजी होते हैं जुन झाटियान, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और फिर इसी के साथ वो हमारे हीरो को अपने हाथ में लेकर कहते हैं, मेरे पोते तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसे स्वर्ग भी नतमस्तक कर रहा है, तुम बहुत ही महान बच्चे हो, एंशिएंट ड्रैगन बॉडी तुम्हारी है, तुम बड़े होकर इस स्वर्ग के एम्परर बनोगे। तो गाइस जो हेवनली एम्परर होता है चाइना में उन्हीं की पूजा की जाती है, ड्रैगन की पूजा की जाती है और वही हमारा हीरो बड़े होकर बनने वाला है। फिर इस दादाजी की बात सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, अरे ये सब मत बोलो, तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या सच में ऐसी बात है? तो तभी एल्डर कहने लगते हैं, अरे वाह ये तो एंशिएंट ड्रैगन बॉडी का चेन तोड़ दिया है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, क्या सच में ऐसा होना मुमकिन है? तो तभी दूसरा एल्डर कहता है, हाँ 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 हो सकता है, बेशक ऐसा हो सकता है, ये हमारा पोता है, जुन फैमिली का पोता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, अब पूरा स्वर्ग हमारे पोते से जलेगा। और वही हमारा हीरो एल्डर्स की बात सुनते ही बहुत ज्यादा ही नर्वस होने लगता है और सोचने लगता है, अरे यार मैं क्या करूं, ये लोग तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे मैं कोई इनविंसिबल व्यक्ति हूँ, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हूँ, तो क्या मुझे अब बहुत ही लो रहना चाहिए, यानी बहुत ही छुप के रहना चाहिए और अपनी शक्तियों को छुपाना चाहिए, क्या मैं ऐसा करूं? तो फिर दादाजी खुश होकर कहते हैं, अरे मैंने अभी तक अपने पोते का नामकरण नहीं किया, तो बताओ मैं इसका क्या नाम रखूं, क्या मैं इसका चैन शेंग नाम रख दूं जिसका मतलब होता है लंबी जिंदगी? तो फिर दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं, ये नाम सभी लोग रख रहे हैं, ये बहुत ही ओवर यूज्ड हो गया है, इस नाम को रखना भी मत। पर तभी गाइस वहां पर हमारे हीरो की माँ आ जाती है और कहती है, क्यों ना हम इसका नाम जाओ याओ रख दें, जिसका मतलब होता है खुला आसमान जैसा आजाद पंछी। इस दुनिया में एक इमॉर्टल बनना बहुत ज्यादा ही आसान है, पर आजादी से जीना और बिना किसी चिंता के जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए मैं अपने बेटे को चाहती हूँ कि वो एक आजाद जिंदगी जिए और अपनी जिंदगी को खुल के जिए। तो ये सुनते ही दादाजी जुन झाटियान कहते हैं, हाँ हाँ चलो इसका नाम जुन जाओ याओ रखते हैं। एक इंसान अपनी लाइफ में इमॉर्टल बन सकता है पर उसके लिए आजादी से जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अरे मेरा डियर बच्चा ये कितना अच्छा है। फिर तभी एल्डर कहते हैं, तुम चिंता मत करो जुन झाटियान, तुम्हारा जो बेटा है यानी हमारे हीरो का जो पिता है वो कहीं खो गया होगा, वो मरा नहीं है अभी, क्योंकि उसकी बॉडी अभी तक मिली नहीं है, इसीलिए उसे मरा मत साबित करो। तो गाइस यहाँ पर हो सकता है सीन ये हो कि हमारे जो हीरो का पिता है वो युद्ध के लिए गया होगा और वो वहां से वापस नहीं लौटा है, इसीलिए सब उसे मरा मान चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर आगे क्या होगा ये तो हमें 2-3 चैप्टर्स बाद ही पता चलेगा। और गाइस फिर हमारा हीरो अपने नाम को सुनकर बहुत ही ज्यादा स्माइल करने लगता है, खुश होने लगता है। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल एंसेस्टर का जो कब्रिस्तान होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर ये जो एंसेस्टर होते हैं यानी हमारे जुन फैमिली के जो पूर्वज होते हैं उनका जो कब्र होता है वो बहुत तेजी से हिलने लगता है। और ये देखकर वहाँ जितने लोग होते हैं जो कब्र की सुरक्षा कर रहे होते हैं वो कहते हैं, अरे ऐसे एंसेस्टर का तो कब्र हिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या होने वाला है? और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो अपनी माँ की गोद में सो रहा होता है। फिर तभी जो दादाजी होते हैं जुन झाटियान वो कहते हैं, अरे एल्डर्स ये तो बहुत ही दिक्कत की बात हो जाएगी, अगर दूसरे इमॉर्टल्स यानी दूसरे महान लोगों को पता चला कि हमारा जो पोता है उसके अंदर एंशिएंट ड्रैगन बॉडी है तब तो बहुत ही ज्यादा खतरा हो जाएगा हमारे पोते को। पर मैंने एक आइडिया सोच लिया है, हमें मिलकर काम करना होगा और हमें हमारे पोते जाओ याओ की पावर्स को, जो एंशिएंट ड्रैगन बॉडी की पावर्स हैं, उसे सील कर देना होगा। जब तक कि ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक हमें इसकी बॉडी के पावर्स को सील करके रखना होगा। तो इस पर दोनों एल्डर्स कहते हैं, हाँ तुम बहुत सही कह रहे हो जुन झाटियान, ऐसे बहुत सारे इमॉर्टल हैं इस एंशिएंट वर्ल्ड में जो हमारे पोते को यानी जो तुम्हारे पोते को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि इसके पास एंशिएंट ड्रैगन बॉडी है। तो एल्डर्स और जुन झाटियान की बात सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, ये बुढ़े तो बहुत समझदार हैं, इन्हें पता है कि कब छुप के रहना चाहिए और जब ताकतवर बन जाओ तब दुश्मन पर अटैक करना चाहिए। फिर तभी दादाजी जुन झाटियान अपनी बहू से कहते हैं, बहू मेरे पोते को इधर लेके आओ। तो बहू कहती है, ठीक है पिताजी ये लीजिए। और फिर गाइस इसी के साथ हमारे हीरो की शक्तियां
सील करने का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद पहले एल्डर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम होता है ब्लैक फेस, थंडर ड्यूक सील, ब्लैक डेथ, स्काई सोल्जर्स, और अंत में दादाजी अपने सील का इस्तेमाल करते हैं 4 डायरेक्ट कॉम्बैट सील, सन गॉड स्टेप्स। और गाइस फिर ये तीनों मिलकर हमारे हीरो को एक चेन में बांधने लगते हैं, हमारे हीरो की शक्तियों को सील करने लगते हैं। फिर जैसे ही हमारा हीरो इस सील्स को महसूस करता है, वो सोचने लगता है अरे ये क्या है, ये तो मेरे शरीर के वजन को बहुत ही हल्का कर रही है और मेरे अंदर से पावर खींच रही है। पर तभी गाइस कोई चिल्लाता है, तुम साले छछुंदर इस बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। तो गाइस ये कौन होता है जिसने ऐसा चिल्लाया। और गाइस ये बोलने के साथ ही ये जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और इस सील के आधे आधे टुकड़े कर देते हैं, जिस पावर से इस सील की नहीं बल्कि इस पूरे घर के आधे आधे टुकड़े हो चुके होते हैं। फिर इस पावर को देखने के साथ ही दादाजी जुन झांटियान भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो उठते हैं और वो जो 2 एल्डर्स होते हैं वो भी सरप्राइज हो उठते हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि 18वीं सदी के पूर्वज होते हैं जो अपनी कब्र में एक ध्याना मुद्रा में होते हैं, यानी समाधि के अंदर होते हैं, पर ये अपनी समाधि तोड़कर यहाँ पर आ चुके होते हैं। फिर तभी 18वीं सदी के एंसेस्टर यानी पूर्वज को देखकर दादाजी और एल्डर दोनों ही घुटने पर आ जाते हैं और कहते हैं हम अभी के एल्डर्स आपका स्वागत करते हैं 18वीं सदी के पूर्वज। फिर तभी ये जुन फैमिली के पूर्वज कहते हैं कब से हमारी जुन फैमिली ने डर कर रहना सीख लिया और कब से हम ऐसी गंदी हरकतें करने लगे। बताओ क्या हम एक बच्चे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्या हम इतने भी ताकतवर नहीं हैं। तो फिर वहीं हमारा हीरो 18वीं सदी के पूर्वज को देखकर सोचता है अरे यार ये एक और बुढ़ा आ गया यहाँ पर, सभी तो बुढ़े ही हैं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कौन है कौन ये है कौन वो है, मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। फिर वहीं खड़ा जो जुन झांटियान दादाजी होता है वो कहता है पूर्वज आप गुस्सा मत होइए, हम तो बस अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, क्या पता फ्यूचर में कोई इस बच्चे पर हमला कर दे, इसीलिए हम अभी से सावधानी बरत रहे हैं। तो दादाजी जुन झांटियान की बात सुनते ही पूर्वज बहुत ज्यादा ही गुस्सा उठते हैं और कहते हैं चलो देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे पोते को कुछ भी नुकसान करके दिखाए, और अगर किसी के अंदर ये हिम्मत होगा तो मैं उसके साथ एक इमॉर्टल वर्ल्ड वॉर छेड़ दूंगा, यानी इमॉर्टल्स के युग में एक वर्ल्ड वॉर, मैं स्वर्ग और धरती को उलट पलट कर दूंगा, सारे जहान को मिटा दूंगा बस मेरे पोते के लिए। तो फिर पूर्वज की बात सुनते ही ये जो एल्डर्स होते हैं वो सोचने लगते हैं अरे क्या सच में एंसेस्टर यानी पूर्वज हमारे एक वर्ल्ड वॉर छोड़ देंगे, वो भी इमॉर्टल्स के साथ, तब तो बहुत ही ज्यादा खून खराबा हो जाएगा, क्या ये सच में ऐसा करने वाले हैं। फिर तभी वहीं दादाजी जुन झांटियान कहते हैं एंसेस्टर यानी पूर्वज क्या आप सच में इस बच्चे के लिए मौत के रास्ते पर चलने को तैयार हो और पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो। तो इस पर पूर्वज गुस्से में जवाब देते हैं क्यों नहीं, मैं इस बच्चे के लिए बिल्कुल ये सब कर सकता हूँ। एक नेचुरली फुल्ली डेवलप्ड एंशिएंट ड्रैगन बॉडी सबके पास नहीं होती है, और अगर किसी के पास होती भी है तो वो बहुत सारे चेन्स में बंधी होती है, पर इस बच्चे ने उन सारे चेन्स को तोड़ दिया है। ये जरूर ही भगवान के द्वारा हमारे लिए दिया गया ब्लेसिंग है, ये जुन फैमिली के लिए बहुत ही महान कार्य होगा जब हम इस बच्चे को बड़े होते हुए देखेंगे, और फ्यूचर में इस जुन फैमिली के सारे रिसोर्सेस सारे मेडिसिन इस बच्चे को जाने चाहिए, और इस बच्चे को जितना हो सके उतनी रिसोर्सेस जाने चाहिए, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए और इसे 0 सीक्वेंस देना चाहिए। तो ये सुनते ही जुन फैमिली के एल्डर्स और दादाजी जुन झांटियान बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं क्या पूर्वज आप सच में कह रहे हैं कि हमें इस बच्चे को 0 सीक्वेंस देना चाहिए। तो गाइस ये 0 सीक्वेंस है क्या, इसी के बारे में हमारा हीरो भी सोच रहा होता है और सोचता है क्या कोई प्लीज मुझे एक्सप्लेन करेगा ये 0 सीक्वेंस क्या है, मैं बहुत देर से ये सारे बकवास सुन रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो गया हूँ। तो गाइस इसी के साथ हमें 0 सीक्वेंस के बारे में बताया जाता है कि ये जो जुन फैमिली है उसमें हजारों लोग हैं, यानी अनगिनत लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, पर एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों द्वारा सिर्फ 10 लोगों को 0 सीक्वेंस दिया जाता है, और जिस व्यक्ति को ये 0 सीक्वेंस दिया जाता है वो जुन फैमिली के पैट्रिक यानी जुन फैमिली के मुखिया के रूप में आगे बढ़ने के लिए कदम उठा सकता है, यानी उसे ये हक मिल गया है कि अब वो मुखिया बन सकता है। और फिर जिन 10 लोगों को ये 0 सीक्वेंस दिया जाता है उन्हें मुखिया में लड़ाई करवाई जाती है, और जो लास्ट में जीतता है वही इस जुन फैमिली का मुखिया बनता है। और आखिरी बार जब ये 0 सीक्वेंस का इवेंट हुआ था तो उसमें जीतने वाले हमारे हीरो
जुन झांजाओ के पिताजी थे जिनका नाम जुन वाई था। तो गाइस फिर इसी के साथ हमें दादाजी जुन झांटियान दिखाए जाते हैं जो एंसेस्टर यानी पूर्वज से कह रहे होते हैं कि पूर्वज आपको पता है ये जो जीरो सीक्वेंस है वो इसी तरह किसी को भी नहीं दिया जा सकता, उसे पहले हजारों ट्रायल से गुजरना पड़ता है तभी उसे जीरो सीक्वेंस का हक मिलता है। और अगर हम इस बच्चे को जन्म से ही जीरो सीक्वेंस दे देंगे तब लोग क्या कहेंगे, लोग तो हमारे डिसीजन पे सवाल उठाएंगे। तो इस पर पूर्वज कहते हैं चलो देखता हूँ किसे मेरी बात स्वीकार नहीं है, जिसे स्वीकार नहीं होगी वो मुझसे आकर लड़ सकता है और मुझसे बहस कर सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आ जाने दो, मैं सबको संभाल लूंगा। और गाइज इस पूर्वज की बात सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है अरे इन बुड्ढों ने मिलकर मेरा अंतिम संस्कार करने का प्लान बना लिया है क्या, ये मुझे मारकर ही छोड़ेंगे। और ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो अपनी भाषा में एंसेस्टर यानी पूर्वज को समझाने की कोशिश करता है या ये यानी प्लीज क्या मैं चुपचाप आराम नहीं कर सकता, प्लीज मुझे आप ऊपर मत करो। तो इस पर एंसेस्टर समझ नहीं पाते हमारे हीरो की बात और कहते हैं सब ठीक है बच्चे, रो मत बच्चे, उपसी डेजी। तो ये सुनते ही हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा रोने वाला मुंह बना लेता है और सोचने लगता है मुझे तुम सबने उतने देर से कपड़े नहीं पहनाए हैं, बुढ़ऊ क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे ठंड लग रही है, प्लीज मुझे अब उठाना बंद करो। फिर तभी गाइस हमारा हीरो ये बात सोच ही रहा होता है तभी उसके सामने स्टेटस विंडो एक बार फिर आ जाता है और उसमें जो चेक इन का लोकेशन होता है वो दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी जो नेक्स्ट चेक इन होगी वो टाइयू एंशिएंट स्टील के पास होगी। तो गाइस टाइयू एंशिएंट स्टील एक जगह होगी जहां पर हमारा हीरो जाएगा तो उसका ये जो चेक इन है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसे इसके बदले में रिवार्ड मिलेगा। और इसी को देखकर हमारा हीरो सोचने लगता है टाइयू एंशिएंट स्टील ये क्या है। और गाइस इसी के साथ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की पेपर बांटते हुए चिल्ला रही होती है ब्रेकिंग न्यूज, डिवाइन चाइल्ड 3 साल का हो चुका है और यही वो चाइल्ड है जिसने 18वें पूर्वज को उनके कब्र से निकल के आने में मजबूर कर दिया और ये अब पूरे के पूरे 3 साल का हो चुका है। जिसे भी डिवाइन चाइल्ड के बारे में ताजा खबर सुननी हो वो मेरे पास आ सकता है और मुझसे न्यूज़पेपर्स खरीद सकता है और ज्यादा खरीदने पर मैं उसे डिस्काउंट भी दूंगी। तो गाइस डिवाइन चाइल्ड यहाँ पर किसे कहा जा रहा है, हमारे हीरो को यहाँ पर डिवाइन चाइल्ड बोला जा रहा है। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा हीरो और हमारे हीरो के दादाजी जुन झांटियान दिखाए जाते हैं जो हमारे हीरो से कह रहे होते हैं जाओ याओ अभी जो मैं कहने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसीलिए ध्यान से सुनना। इस फिजिकल रिल्म को पास करने के लिए 5 स्टेज बनाए गए हैं, तुम्हें बस हेवनली रिसोर्सेज की जरूरत है इन सारे रिल्म को पार करने के लिए। और इस फिजिकल रिल्म के बाद डिवाइन पैलेस रिल्म है और इसमें भी 5 स्टेजेस होते हैं पार करने के लिए। और ये डिवाइन पैलेस रिल्म हार्ट, किडनी, लीवर और तुम्हारे मेरुरज्जु यानी तुम्हारे बैकबोन से मिलकर एक्टिवेट होते हैं। और एक बार तुम इन 5 स्टेज को पार कर लो तो तुम अपने अंदर स्पिरिट सी यानी एक स्पिरिट सी अपने माइंड में होती है उसे क्रिएट कर सकते हो और अपने ट्रू स्पिरिट को जगा सकते हो और फिर ट्रू स्पिरिट फॉर्म में जा सकते हो। तो फिर ये सुनते ही हमारा हीरो पूछता है दादाजी इस डिवाइन पैलेस रिल्म को पार करने में कितने दिन लगते हैं। तो इस पर दादाजी जान झांटियान कहते हैं नॉर्मल लोगों को 9 साल लगते हैं और जीनियस लोगों को 5 साल लगते हैं, पर तुम्हारे लिए बस 1 से 2 साल ही काफी होगा जब तुम डिवाइन पैलेस रिल्म को पार कर लोगे। तो इस पर हमारा हीरो कहता है 1 या 2 साल लगेंगे मुझे, पर मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं डिवाइन पैलेस रिल्म को अभी के अभी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तो ये सुनते ही दादाजी जुन झांटियान कहते हैं तो चलो फिर मुझे अपना कल्टीवेशन दिखाओ। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो कहता है ठीक है और इसी के साथ वो बैठ जाता है और अपने ध्यान मुद्रा को एक्टिवेट कर देता है और अपने ब्रेक थ्रू को भी एक्टिवेट कर देता है। फिर इसी के साथ जैसे ही हमारा हीरो ध्यान मुद्रा में जाता है उसे देखकर जुन झांटियान यानी दादाजी सोचने लगते हैं वाह मेरे पोते, तुम मेरे पोते कहलाने लायक हो, तुम तुरंत ही जैसे बैठे वैसे ही ध्यान मुद्रा में चले गए, ऐसा करना सबके लिए आसान नहीं होता, तुम सच में एक बहुत अच्छे ड्रैगन हो। पर तभी दादाजी ध्यान देते हैं और सोचने लगते हैं अरे ये क्या हो रहा है। और गाइस इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो तुरंत ब्रेक थ्रू करके 2 स्टेजेस को पार कर देता है, यानी सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 ब्रेक थ्रू एक ही समय पर। और ये देखते ही दादाजी सोचने लगते हैं अरे इसने तो डिवाइन पैलेस रिल्म के 2 स्टेज को एक ही साथ ही पार कर लिया। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो अपने कल्टीवेशन को रोकता नहीं है बल्कि वो डिवाइन पैलेस के 5 रिल्म को तुरंत के तुरंत पार कर देता है। और ये देखकर हमारे दादाजी बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं अरे इसने तो 5 डिवाइन पैलेस के जो रिल्म होते हैं यानी जो जगत होते हैं उन्हें तुरंत पार कर लिया। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा हीरो अपनी शक्तियों को पार करके आराम करता है
है और अपने आप को विश्राम देता है और फिर हमारे दादाजी से कहता है, दादाजी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने डिवाइन पैलेस रियम के पांचों स्टेज को तुरंत ही पार कर लिया है। पर ये क्या गाइस, दादाजी तो जमीन पर लेटकर प्रेयर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, तुम सच में एक ड्रैगन हो, तुम बहुत ही महान हो, तुम्हारी शक्तियों का मुकाबला तो मैं खुद भी नहीं कर सकता, तुम अपरंपार हो मेरे पोते, तुम कमाल के हो। और ये देखते ही हमारा हीरो चिल्लाता है, दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं, आप ठीक तो है दादाजी। तो इस पर दादाजी जुन झांटियान कहते हैं, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारे प्रोग्रेस को देखकर मेरे आंख में आंसू आ गए। मेरे पोते जाओ याओ, मैं तुम्हारे इस ब्रेक थ्रू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ और इसे सेलिब्रेट करने के लिए बताओ ऐसा कुछ है जो तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो इस पर हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और सोचने लगता है, अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं इस दुनिया से क्या चाहता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो मैं आपसे क्या ही मांग सकता हूँ, पर एक चीज है जो मैं चाहता हूँ। और फिर ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो दादाजी से कहता है, दादाजी क्या आप टाइयू एंशिएंट स्टील के बारे में जानते हो। तो ये सुनते ही दादाजी पूछते हैं, अरे क्या तुम्हें सच में टाइयू एंशिएंट स्टील के बारे में जानना है, तो ठीक है, तुम बहुत ही अच्छी जगह आए हो और तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा ही अच्छी है, क्योंकि मुझसे अच्छा टाइयू एंशिएंट स्टील के बारे में कोई नहीं जानता होगा। और गाइस इसी के साथ दादाजी इस टाइयू एंशिएंट स्टील के बारे में हमें बताते हैं कि ये जो टाइयू एंशिएंट स्टील है वो एक प्रकार का चट्टान है जो कि सबसे पहले होंगटियान माउंटेन पर हुआ करता था। और इस पत्थर की खासियत ये है कि अगर आपको अपने फिजिकल पावर का पता लगाना है तो इस पत्थर पर आप मुक्का मार सकते हो और जैसे ही आप इस पर पंच करोगे ये आपके अंदर की ताकत को इवैल्यूएट करके बता देगा कि आपके अंदर शक्ति कितनी है। फिर होंगटियान माउंटेन से कुछ दिनों बाद जुन फैमिली के पूर्वजों ने इसे उठाकर हमारे मार्शल आर्ट ग्राउंड में रख दिया, जहां पर जो नए नए छात्र होंगे वो मार्शल आर्ट एरेना में जाकर इस पत्थर पे मारकर अपने शक्ति के बारे में जान पाएंगे कि वो कितने शक्तिशाली हैं। तो फिर दादाजी की बात सुनते ही हमारा हीरो स्माइल करके सोचने लगता है, अरे ये तो एरिया बहुत ही पास में ही है, मैं अभी ही वहाँ पे जा सकता हूँ। और ये सोचने के साथ ही वो क्यूट सा फेस बनाकर दादाजी से कहता है, दादाजी क्या आप मुझे इस टाइयू एंशिएंट स्टील के पास ले जा सकते हो, मैं पहले ही डिवाइन रियल में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और पांचों स्टेज को पार कर चुका हूँ, तो मैं अपनी ताकत को देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर ताकत कितनी है और मैं इस पत्थर पे पंच मारना चाहता हूँ। तो इस पर दादाजी कहते हैं, हाँ चलो चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, दादाजी आप तो बेस्ट हो। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइयू एंशिएंट स्टील का एरिया दिखाया जाता है जो कि मार्शल आर्ट एरिया होता है। और वहीं पर एक कल्टीवेटर लड़की अपने पावर को इस टाइयू एंशिएंट स्टील पर चेक कर रही होती है और फिर अपने आप को शांत करते हुए अपने हाथों में पावर को क्रिएट करती है और फिर जोरदार मुक्का इस टाइयू एंशिएंट स्टील पर दे मारती है, जिस मुक्के के लगते ही वहां पर बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। और फिर तभी ये जो टाइयू एंशिएंट स्टील होती है वो इस कल्टीवेटर लड़की की पावर बताता है जो कि 1.5 लाख पाउंड्स होते हैं। तो गाइस 1.5 लाख टन पावर इस लड़की के हाथ में होती है। और फिर इस लड़की कल्टीवेटर की पावर्स देखकर वहां खड़े सब लोग बात करने लगते हैं, अरे 1.5 लाख टन पावर, ये तो अनबिलीवेबल है। और फिर तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे ये तो ब्रांच फैमिली से है ना। तो गाइस ये जुन फैमिली के ब्रांच फैमिली में से होती है लड़की। फिर तभी वहीं पर एक लड़की आ जाती है और कहती है, जुंग लिंगलोंग। तो गाइस ये जो लड़की कल्टीवेटर अभी मार के गई थी पत्थर पे उसका नाम जुंग लिंगलोंग होता है। और फिर ये लड़की जो अभी बोल रही होती है वो कहती है, जुंग लिंगलोंग तुम एक बहुत ही डिवाइन गर्ल हो, तुम पैदा ही बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से हुई थी, तो अगर तुम 1.5 लाख पाउंड का पंच मार भी देती हो तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। मैं जब तुमसे पिछली बार मिली थी तब तुम्हारी पावर्स 1,20,000 थी और अब वो बढ़कर 1,50,000 हो गई है, बस 30,000 का पावर बढ़ा है, ज्यादा कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। तो गाइस ये जो लड़की होती है जो ये बात बोल रही होती है उसका नाम लिन क्वीन होता है और ये लड़की ये जो हमारा हीरो होता है उसके कजन की सर्वेंट होती है। फिर ये लड़की लिन क्वीन कहती है, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो जंग लिंगलोंग। तो गाइस इस पर ये जो जंग लिंगलोंग होती है वो कोई भी रिप्लाई नहीं देती है और वो मुड़कर जाने लगती है। तो इस पर जो लिन क्वीन होती है वो कहती है, तुम मेरा रिप्लाई भी नहीं दे रही हो और मुझे इग्नोर भी कर रही हो, तुमने मेरे मास्टर यानी इस हमारे हीरो के कजन का ये जो रिक्वेस्ट था वो भी एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इस पर ये जो जंग लिंगलोंग होती है वो कहती है, ये बात तो सच है, मैंने तुम्हारे मास्टर का जो रिक्वेस्ट था वो एक्सेप्ट नहीं किया और उनके फैमिली में जाने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि मैं मास्टर चुनने में बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतती हूँ। एक मास्टर बहुत ही ज्यादा अच्छे सोच का होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, पर तुम्हारा जो मास्टर है वो बहुत ही छोटे दिमाग का है और कुछ ज्यादा ही गुस्सैल है, और अगर वो छोटे दिमाग का नहीं होता तो वो तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजता और मुझे
परेशान करने को क्यों कहता। तो ये सुनते ही लिन क्वीन बहुत ज्यादा ही गुस्सा जाती है और फिर वो अपने पावर से जंग लिंगलोंग पर अटैक करने लगती है और फिर कहती है तुम बहुत ही महान बनने का नाटक कर रही हो, रुको, तुमने मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की कोशिश कैसे की, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ, ये लो मेरी पावर। पर तभी जंग लिंगलोंग इस लिन क्वीन के हाथ को पकड़ लेती है इसके अटैक करने से पहले ही और फिर अपने डेंजरस लुक में कहती है तुम यहाँ पर अकेले आई हो मुझसे लड़ने के लिए, तुम कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा पछाड़ूंगी कि तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। पर तभी गाइस जंग लिंगलोंग ये बात बोली रही होती है पर तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और कहता है क्या यही वो जगह है। और उस हीरो को आते हुए ये जो जंग लिंगलोंग होती है वो सेंस नहीं कर पाती, यानी फील ही नहीं कर पाती कि कब हमारा हीरो वहाँ पर पहुंचा। और उसे देखकर ये जंग लिंगलोंग सोचने लगती है अरे ये लड़का कब आया, मैंने तो उसे फील ही नहीं किया। और गाइस इसी के साथ स्टेटस विंडो एक्टिवेट हो जाता है और दिखाने लगता है कि आपकी जो दूसरी चेक इन प्लेस था वो यहाँ पर आप पहुंच चुके हो जो कि टायू एंशिएंट स्टील है। और गाइस आपको याद इसी के साथ स्टेटस विंडो अब दिखाता है कि आपने चेक इन कर लिया है और मुबारक हो, आपको एक 6 स्टार का रिवार्ड दिया जाता है जो कि है एलिफेंट इम्प्रिजिंग क्यूआई रिवार्ड दिया जा रहा है। आपके अंदर डिवाइन एलिफेंट की पावर्स जा रही हैं और वो ट्रांसफॉर्म होकर एक डिवाइन एलिफेंट ड्रैगन बन रही हैं और आपके अंदर समाहित हो रही हैं। फिर गाइस इसी के साथ हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो इस एलिफेंट की पावर को अपने अंदर महसूस कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि जब मैंने पहली बार चेक इन किया था तो मुझे एंशिएंट ड्रैगन की बॉडी मिली थी और इस बार मैंने चेक इन किया है तो 6 स्टार का एलिफेंट की पावर्स मिली है। तो क्या ऐसा होता है जितने ज्यादा स्टार्स होंगे उतनी ही मेरी पावर्स होंगी, पर मेरी पावर्स है कितनी और इस एलिफेंट की पावर में कितनी पावर है ये तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा। पर तभी वहीं खड़ी लिन क्वीन हमारे हीरो से चिल्लाते हुए कहती है हे बच्चे, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ हो, ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, यहाँ से जल्दी जाओ। तो लिन क्वीन की बात सुनते ही हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और सोचने लगता है अरे यार ये कितना चबड़ चबड़ कर रही है, इसे पता भी है ये किससे बात कर रही है। और इसी के साथ गाइस हमारा हीरो अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है तुम मुझसे पूछ रही हो मैं कौन हूँ, मैं एम्परर पैलेस का जुन साओजा हूँ, तुम्हें कोई परेशानी है इससे। तो हमारे हीरो की बात सुनते ही वहीं खड़ी जुन लिंगलोंग ये सोचने लगती है कि अरे क्या ये बच्चा सेलेस्टियल पैलेस का है, ये तो तब वही हो सकता है लड़का डिवाइन चाइल्ड। और गाइस फिर वहां जितने लोग खड़े होते हैं वो भी कहने लगते हैं अरे क्या ये वही बच्चा है जिसने 18वें जनरेशन के एंसेस्टर को उनके कब्र से आने में मजबूर कर दिया और जिसका नाम डिवाइन चाइल्ड है। फिर तभी लिन क्वीन सारे लोगों को इतना बात करता हुआ देख सोचने लगती है अरे ये लोग इतना चपड़ चपड़ क्यों कर रहे हैं, क्या हो गई, ऐसी क्या बात है इस लड़के में। पर तभी जुन लिंगलोंग इस लिन क्वीन के सर को अपने हाथ से दबाती है और जमीन पर पटक कहती है मैं जुन फैमिली की ब्रांच फैमिली से जुन लिंगलोंग आपके स्वागत में अपना सर नतमस्तक करती हूँ। पर तभी वहीं जमीन पर पड़ी लिन क्वीन सोचने लगती है ये साली जुन लिंगलोंग कुतिया, इसने जानबूझ के किया है ना। और फिर तभी ये सोचने के साथ ही वो भी हमारे हीरो को रिस्पेक्ट देते हुए कहती है मैं भी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ डिवाइन चाइल्ड, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी और आपसे सख्ती से बात किया। पर तभी जुन लिंगलोंग और लिन क्वीन को इतना आदर देता हुआ देख वहाँ के सभी लोग बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं और तभी सभी के सभी घुटने पर बैठकर कहते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन चाइल्ड। तो इन सबको इस तरह झुकता हुआ देख हमारा हीरो पहले तो थोड़ा नॉर्मल रहता है पर तभी वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है अरे यहाँ क्या हो रहा है, मुझे तो लगा था कि कोई आएगा मेरे पास और मुझे धमकाएगा और बच्चा साबित करेगा तो फिर मैं उसे जवाबी हमले के तौर पे अपनी शक्तियां दिखाऊंगा और अपना स्वामित्व यहाँ पर खड़ा करूंगा, पर ये लोग तो पहले ही मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पर छोड़ो जाने दो, मैं यहाँ पर अपने शक्तियों को टायू एंशिएंट स्टील पर इस्तेमाल करने के लिए आया हूँ और देखने आया हूँ कि मेरी फिजिकल पावर में कितना दम है। मैं इतनी दूर आया हूँ तो अगर मैं ट्राई भी नहीं करूंगा तब तो ये कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा मेरे यहाँ आने का। और गाइस ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो अपने आप को पहले शांत करता है और फिर अपने अंदर की एनर्जी को जगाने लगता है। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो अपनी शक्तियों को जगाते हुए सोच रहा होता है वज्र के हाथी ट्रांसफॉर्म हो, वज्र के हाथी ट्रांसफॉर्म होके एक ड्रैगन हाथी बनो, ड्रैगन हाथी ट्रांसफॉर्म हो और उससे बनकर तुम एक डिवाइन हाथी बन जाओ और अपनी शक्तियों को सब जगह बिखेर दो। और गाइस हमारे हीरो के इतने सारे शक्ति को देखकर वहां खड़ी लिन क्वीन और जंग लिंगलोंग दोनों ही बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो रही होती हैं। इसी के साथ हमारा हीरो अपनी पावरफुल आंखों को खोलता है और फिर अपने फुल पावर से गाइस अपने फुल ऑरा से एनर्जी से उस टायू एंशिएंट स्टील पर अपने मुक्के को जोरदार दे मारता है। और गाइस इसी के साथ
ये जो टाइयो एंशिएंट स्टील होती है वो बहुत ज्यादा ही विस्फोट हो जाती है और पूरी तरह से कांप जाती है। हर तरफ हमारे हीरो के मारे हुए मुक्के से हर तरफ धुआं धुआं हो गया होता है और तभी ये जो टाइयो एंशिएंट स्टील होती है उस पर हमारे हीरो की शक्तियां दर्शाई जाती हैं कि हमारे हीरो के मुक्के में कितना पावर था। और गाइस ये पावर्स होती हैं 10,000 किलोग्राम। और फिर हमारे हीरो की पावर देखकर वहां खड़े जितने लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। पर वहीं हमारा हीरो अपने पोजीशन में खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है, अरे वाह, मैंने तो अपनी इंटरनल एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ड्रैगन क्यूआई का इस्तेमाल किया और एलिफेंट क्यूआई का इस्तेमाल किया, फिर भी 10,000 किलोग्राम हो गए। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने इस बार भी एक अच्छा रिवार्ड पाया है, एलिफेंट पावर बहुत कमाल की है। और तभी गाइस वहां पीछे जो लोग खड़े होते हैं वो हमारे हीरो के बारे में बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं, अरे ये तो अभी 3 ही साल का बच्चा है ना, इसने बस 10,000 किलोग्राम का वजन किया है। हाँ, हम बच्चे से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, यानी इससे उम्मीद भी क्या लगा सकते हैं, ये है तो एक बच्चा ही, पर ये जो नाम दिया गया है इसे डिवाइन चाइल्ड का, ये उस पर खड़ा नहीं उतर पाया। तो गाइस इन सब की बातें सुनते ही हमारा हीरो स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है, हाँ, तुम्हें इतना तो काफी नहीं होगा ना, रुको मुझे अपनी पूरी पावर दिखाने दो, मुझे बहुत मजा आएगा मेरी पूरी पावर्स दिखाने में, रुक जाओ बस तुम। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो अपने पावर्स को अनलीश करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वहां पर एक भूकंप आने लगता है और वहां जितने लोग होते हैं वो सप्रेस होने लगते हैं, यानी उन पर दबाव पड़ने लगता है और वो जमीन की तरफ खींचे चले जाते हैं। और फिर इस ऑरा को देखकर वहां खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो उठते हैं और वहीं लिंकिन सोच रही होती है, अरे ये तो बहुत ही पावरफुल ऑरा है, मैंने ऐसी ऑरा को कभी फील नहीं किया, मेरे मास्टर से भी मैंने इतनी खतरनाक ऑरा को फील नहीं किया है, आखिर ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है। और गाइस फिर हमारा हीरो कहता है, चलो ठीक है, तुम लोग को मेरी पावर से सब्र नहीं मिला ना, यानी तुम लोग मेरी पावर से खुश नहीं हो ना, तो ठीक है, मुझे अपनी पूरी पावर दिखाने दो। और गाइस ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो अपनी फुल पावर में, फुल एनर्जी में अपने एंशिएंट ड्रैगन बॉडी को अनलीश करता है और अपने पंच को पावरफुल बनाकर इस टाइयो एंशिएंट स्टील पर मुक्का दे मारता है। और गाइस फिर वहीं आसमान में खड़ा जुन झाटियान यानी हमारे हीरो का दादाजी सोच रहा होता है, वाह मेरे पोते बहुत खूब। और गाइस इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने मुक्के को मार चुका होता है और गाइस हमारे हीरो के मुक्का मारते ही ये जो टाइयो एंशिएंट स्टील होती है उसमें दरारें आने लगती है, वो पूरी तरह से टूटने लगता है, बिखरने लगता है और फिर वो टूट कर उसके पत्थर अलग होने लगते हैं। तो गाइस सोचिए हमारे हीरो ने कितनी पावरफुल मुक्का मारा होगा जो किसी चीज को हिला नहीं सकता, यानी टाइयो एंशिएंट स्टील को कोई हिला भी नहीं सकता, उसे हमारे हीरो ने सिर्फ एक पंच में चूर चकनाचूर कर दिया। और गाइस फिर हमारा हीरो इस मुक्के को मारकर अपने पोजीशन में उसी तरह खड़ा होता है और इस टाइयो एंशिएंट स्टील को टूटता हुआ देख वहां जितने लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फिर हमारा हीरो वहीं खड़ा होकर सोच रहा होता है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरी तो वाट लगने वाली है, मैंने बहुत बुरी तरह इस टाइयो एंशिएंट स्टील पे मुक्का मार दिया और इसकी वजह से चकनाचूर हो गया, अब मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा। ये टाइयो एंशिएंट स्टील तो जुन फैमिली का एक खजाना है और मैंने इस खजाने को तोड़ दिया, अब मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा। पर तभी गाइस उस टूटे हुए टाइयो एंशिएंट स्टील में से एक गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी और बड़ी होने लगती है और इसके बाद इस एनर्जी का नाम हमारे सामने आता है, यानी ये किस प्रकार की पावर है इसका नाम दिखता है, जिसका नाम होता है, आपने एक एंशिएंट एक्सट्रीम रिल्म को फिर से क्रिएट कर दिया है और इसलिए आपको एक हेवनली डाओ का रिवार्ड दिया जाता है। तो गाइस हेवनली डाओ एक प्रकार का समाधि का क्रिया होता है, जब आप किसी चीज को समझ लेते हो तो आपको उसका हेवनली डाओ मिल जाता है और इसी के साथ हमारे हीरो को सबसे ज्यादा पावरफुल बनने का डाओ मिल चुका है। और फिर ये देखकर वहीं खड़ा हमारा हीरो सोच रहा होता है, अरे एक एंशिएंट एक्सट्रीम रिल्म ये क्या होता है। और तभी गाइस ये पावर हमारे हीरो के अंदर समा जाती है। पर तभी गाइस वहां दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं, एंशिएंट एक्सट्रीम रिल्म तुम्हें इसके बारे में जानना है ना, चलो मैं बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि तुम एक छोटे बच्चे हो और तुम 3 साल में ही दुनिया के सबसे पावरफुल एंशिएंट स्टील को तोड़ पाए हो, इसीलिए तुम्हें ये रिवार्ड दिया गया है, ये डाओ दिया गया है और यही तुम्हारी पहचान है कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा छोटे ताकतवर व्यक्ति हो। मेरे पोते, तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिवाइन पैलेस रिल्म को पार किया था, पर अब तुम एक स्काई स्पिरिट रिल्म में चले गए हो, वो भी इस पावर के साथ तुम अब बहुत ज्यादा ही ऊपर चले गए हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी पावर की हद कहाँ है। पर एक बात बताओ, ये टेक्निक तुमने कहाँ से सीखी? मैंने तो तुम्हें नहीं सिखाई, तो बताओ ये टेक्निक तुमने कहाँ से सीखी मेरे पोते? तो इस पर गाइस हमारा हीरो मुंह बना लेता है रोने वाला और फिर कहता है, वो दादाजी, मैंने इस एंशिएंट स्टील को तोड़ दिया
तो इस पर दादाजी जवाब देते हैं, अरे मेरे पोते रो क्यों रहे हो, जो टूट गया सो टूट गया। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, नहीं दादाजी आप ऐसा नहीं कह सकते, ये टूटा है तो क्या हुआ, रुको रुको मैं इसके पत्थरों को जोड़ जोड़ कर अभी इसे पूरा जोड़ दूंगा, मैं करके रहूंगा। तो ये देखते ही दादाजी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं और कहते हैं, अरे मेरे पोते ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे इस हरकतों को देखकर तो मुझे एकदम आनंद आ रहा है, तुम छोटे से बच्चे इतनी बड़ी काम करने की कोशिश कर रहे हो। तुम चिंता मत करो, हमारे जून फैमिली के पास बहुत सारे खजाने हैं, तो हम इस खजाने को मिस नहीं करेंगे, यानी टाइयो एंशिएंट स्टील को हम मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। और गाइस ये कहने के साथ ही हमारे दादाजी इस हमारे हीरो को अपने कंधे पर बैठा लेते हैं और कहते हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुरंत ही इस स्पिरिट सी रिल्म के बारे में बताता हूँ जिसमें तुम अभी पहुंचे हो, उसकी पावर्स क्या है और उसके बाद कौन सा रिल्म आता है, चलो इसी के बारे में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। पर तभी गाइस जुन लिंगलोंग हमारे दादाजी के रास्ते में आ जाती है और कहती है, रुकिए प्लीज रुकिए। तो ये सुनते ही दादाजी कहते हैं, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों रोका। और वो भी गाइस दादाजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में करते हैं। तो ये देखते ही लिंगलोंग सोचने लगती है, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में है, ये प्रेशर डाल रहे हैं मुझ पे, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और फिर इसी के साथ जुन लिंगलोंग घुटने पर बैठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, दादाजी मैं इस डिवाइन चाइल्ड को अपना मास्टर मानना चाहती हूँ और जिंदगी भर इनकी सेवा करना चाहती हूँ, इन्हें सर्व करना चाहती हूँ, मैं सब कुछ करूंगी इन्हें सर्व करने के लिए, तो प्लीज दादाजी मुझे अलाउ करिए ताकि मैं इस डिवाइन चाइल्ड को सर्व कर सकूं और इनकी नौकरानी उनकी सेविका बन सकूं। और गाइस ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है, क्या बनना चाहती हो तुम। पर बैठकर कह रही होती है कि दादाजी प्लीज मुझे इस डिवाइन चाइल्ड को अपना मास्टर मानने दीजिए और मैं इन्हें जिंदगी भर सर्व करती रहूंगी, इनकी सेवा करती रहूंगी, सो प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये देखकर वहाँ जितने लोग खड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वहीं खड़ी लिंग क्वीन भी सोच रही होती है, ये साली जुन लिंगलोंग, इसे मेरे मास्टर ने खुद अपना डिसाइपल बनाने का सोचा और इसे खुद रिक्रूट करने आए, पर फिर भी वो इनके यहाँ नहीं गई और अब ये डिवाइन चाइल्ड को सर्व करना चाहती है, यानी डिवाइन चाइल्ड की सेविका बनना चाहती है। आखिर इसने मेरे मास्टर को समझ क्या रखा है, मुझे जरूर इसके बारे में मास्टर को बताना होगा। और वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो भी जन लिंगलोंग की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज और सीरियस होकर खड़ा होता है और फिर तभी वो जन लिंगलोंग के पास जाता है और पूछता है, क्यों तुम मेरी सर्वेंट बनना चाहती हो और मेरे नीचे रहकर मेरी सेवा करना चाहती हो, इसके पीछे का कारण क्या है। जब मैं यहाँ पर आया था और तुमने इस स्टोन को मारकर अपनी शक्तियां दिखाई थी तो यहाँ पर जितने लोग थे वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और तुम्हें एक बहुत ही बड़ी सेविका बता रहे थे, तुम्हें बहुत ही बड़ी संत साधु बता रहे थे और बता रहे थे कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड पावर है और जिसकी वजह से तुम बहुत ही पावरफुल बन जाओगी इन फ्यूचर में। तो बताओ तुम मुझ जैसे डिवाइन चाइल्ड को क्यों सर्व करना चाहती हो। अगर तुम्हारे जिंदगी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई तो बेशक तुम फ्यूचर में चल के एक बहुत पावरफुल पर्सन बनोगी, तो बताओ इसके पीछे का कारण क्या है। तो ये सुनते ही जंग लिंगलोंग कहती है, क्या सच में आप इसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं या फिर आप ना जानने का नाटक कर रहे हैं। तो जंग लिंगलोंग की बात सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो गाइस हमारे हीरो को कैसे ही पता होगा, वो अभी 3 ही साल का है और वो अभी आया है इस वर्ल्ड में, तो उसे कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये देखकर पीछे खड़े दादाजी कहते हैं, मैं समझाता हूँ तुम्हें मेरे पोते, इसका कहने का ये मतलब है कि ये जो जंग लिंगलोंग है वो एक ब्रांच फैमिली से है और जुन फैमिली से डायरेक्ट फैमिली से नहीं है वो, इसलिए उसके पास रिसोर्सेज बहुत ही कम है और इसकी जो ख्याति है, जो सम्मान है वो भी इसे कम मिलेगा और इसके पास कनेक्शंस भी नहीं है उतने। तो अगर इसे सब कुछ चाहिए तो इसे जुन फैमिली के किसी मेंबर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनाना ही होगा, चाहे वो मास्टर सर्वेंट का हो चाहे पति पत्नी का हो, इसे किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप मेन फैमिली के साथ बनाना ही होगा। और फिर ये बोलने के साथ ही दादाजी बहुत ही खुश होकर कहते हैं, मेरे पोते इस लड़की के पास तो बहुत अच्छी आंखें हैं, ये जानती है कि मेरा जो पोता है वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़कर बहुत ही महान व्यक्ति बनेगा, हुई और इसीलिए ये मेरे पोते को सर्व करना चाहती है। बहुत अच्छे। और फिर दादाजी की बात सुनते ही हमारा हीरो भी सोचने लगता है, तो ये फैमिली मैटर है, ये फैमिली की लड़ाई है। अब मैं समझा, अच्छा हुआ मैं अच्छी फैमिली में जन्मा हूँ, नहीं तो मुझे भी ऐसा कुछ करना पड़ता। और गाइस ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो जंग लिंगलोंग से कहता है, मैं तुम्हारी कंडीशन को समझ सकता हूँ कि तुम मुझे क्यों फॉलो करना चाहती हो, पर मेरे पास भी एक कंडीशन है। अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे कच्छे धोने पड़ेंगे, मेरी पॉटी साफ करनी पड़ेगी, मुझे खाना खिलाना पड़ेगा, मुझे चाय पिलाना पड़ेगा, दूध भी पिलाना पड़ेगा और बाकी जो भी काम मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोलो तुम क्या करोगी मेरे सारे काम। तो गाइस हमारे हीरो के बात सुनते ही जंग लिंगलोंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर नर्वस हो जाती है और फिर तभी हमारा हीरो कहता है, अगर तुम ये सारे काम करने के लिए मान जाती हो तो मैं दुनिया की सबसे अच्छी रिसोर्सेज तुम्हें
ला के दूंगा और तुम्हें हर चीज दूंगा जो मेरे पास है वो तुम्हारा होगा, तो बताओ क्या तुम कर सकती हो। तो गाइस जंग लिंगलोंग हमारे हीरो की बात सुनते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मास्टर, मैं आपको फॉलो करूंगी, मैं आपको मृत्यु तक फॉलो करूंगी, जब तक ये दुनिया है तब तक मैं आपको फॉलो करूंगी, मैं आपके सुख दुख मोटे पतले सारे रास्ते में आपका साथ दूंगी। तो ये सुनते ही गाइस हमारा हीरो जंग लिंगलोंग के कंधे पर बैठ जाता है और कहता है चलो ठीक है मेरी सर्वेंट, चलो एम्परर पैलेस की तरफ चलते हैं, यानी अपने घर की तरफ चलते हैं। तो तभी जंग लिंगलोंग हमारे हीरो की बात सुनते ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि हमारा हीरो ऐसा क्यों कर रहा है। पर तभी दादाजी आते हैं और कहते हैं मेरे पोते जाओ जाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारा कंधे पर बैठना तो मेरा अधिकार है ना, यानी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हें मेरे कंधे पर बैठाना, तो मेरे कंधे पर आओ, जल्दी से आओ चलो। तो इस पर हमारा हीरो कहता है दद्दू चुप भी हो जाओ, क्या मजाक कर रहे हो तुम जानते भी हो तुम्हारा कंधा कितना गड़ता है मुझे, और ये देखो इसके कंधे, जंग लिंगलोंग के कंधे ये कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, तो मुझे इन्हीं पर बैठना है और इसी पर मुझे मजा आ रहा है। तो गाइस हमारे हीरो की बात सुनते ही दद्दू बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं और इसी के साथ हमारा हीरो दद्दू को इग्नोर करके चलने लगता है। और फिर तभी ये जो जंग लिंगलोंग होती है वो पूछती है क्या हम ठीक कर रहे हैं, क्या हमें सच में चलना चाहिए। तो इस पर हमारा हीरो कहता है कोई चिंता की बात नहीं है, चलो चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो ये बोलने के साथ ही जंग लिंगलोंग सोचती है अरे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, कहीं ये मुझे कल इस जून फैमिली से निकाल तो नहीं देंगे। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये जो लिन क्वीन होती है वो दौड़कर कहीं जा रही होती है। मुझे तुरंत जाकर अपने मास्टर जांग जियांग को इस जंग लिंगलोंग के बारे में बताना होगा कि इसने डिवाइन चाइल्ड को सर्व करने का डिसीजन ले लिया है और तब मेरे मास्टर इस जंग लिंगलोंग को सबक सिखाएंगे। और फिर इसी के साथ ये लिन क्वीन रुक जाती है और अपने आप को शांत करते हुए सामने देखती है, अरे वाह मैं तो आ गई। और गाइस इसी के साथ हमें एक बहुत बड़ा माउंटेन दिखाया जाता है, पर ये जो लिन क्वीन होती है ये अपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रही होती और बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। पर तभी अपने एक कदम को आगे बढ़ाती है और जैसे ही अपने एक कदम को आगे बढ़ाती है वैसे ही इसके कदम के पास आकर एक स्वॉर्ड लगता है। तो गाइस इस तलवार को दो व्यक्तियों ने फेंका होता है जो इस जांग जियांग जो व्यक्ति है उसे फॉलो कर रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं रुक जाओ लिन क्वीन, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा मास्टर जांग जियांग अभी समाधि में है और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो समाधि में गया है और ब्रेक थ्रू करने वाला है, तुम अभी अंदर नहीं जा सकती। तो इस पर लिन क्वीन चिल्लाते हुए कहती है कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है जिसके बारे में मुझे अपने मास्टर जांग जियांग को बताना है। ये जो डिवाइन चाइल्ड है जुन जाओ जाओ उसे जुन लिंगलोंग ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है और उसे अपना मास्टर मान लिया है और मुझे इसकी खबर अपने मास्टर जांग जियांग को जरूर देनी होगी। तो इस पर ये जो व्यक्ति होते हैं कहते हैं लिन क्वीन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे मास्टर जांग जियांग खुद ये डिसाइड कर लेंगे कि किससे बात करनी है और किसे सजा देनी है, तुम इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो समझी ना, वरना अगर गलत समय पर तुमने जांग जियांग मास्टर को उठा दिया तो वो तुम्हें सजा जरूर देंगे। तो इस पर लिन क्वीन कहती है भोसड़ी के समझ नहीं आता तेरे को, आऊं क्या अभी पीट दूंगी जान लेना आ गई तो। पर तभी गाइस वहाँ पर बहुत तगड़ी हलचल होने लगती है, भूकंप आने लगता है और तभी ये जो बड़ा सा सामने माउंटेन होता है उसके बीच से फटते हुए एक बहुत बड़ी रोशनी निकलती है, एक एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी में से ये जो मास्टर होता है इस लिन क्वीन का जांग जियांग वो निकलता है। तो गाइस मैं आपको जांग जियांग के बारे में बता देता हूँ, ये जो हमारा हीरो है डिवाइन चाइल्ड ये इसका एक प्रकार का कजन है जो कि खुद भी एक जीरो सीक्वेंस के लिए एक दावेदार है। और तभी ये जो जांग जियांग होता है वो निकल कर कहता है वाह मैंने ब्रेक थ्रू अपना लिया। और तभी ये जो लिन क्वीन रहती है वो मास्टर को देख के कहती है मास्टर जांग जियांग आप सोल्यूशन से यानी आप समाधि से निकल आए, वाह मास्टर जांग जियांग आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, आप कितने अच्छे हो। और गाइस इस जो जांग जियांग से जाके गले लगती है और कहती है मास्टर आप आखिरकार सोल्यूशन से आ ही गए बाहर, यानी अपनी समाधि से आप बाहर आ ही गए, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। तो इस पर जांग जियांग कहता है लान क्वीन ये तो तुम हो ना, तुम यहाँ पर क्या स्पेशली मुझे वेलकम करने आई हो जब मैं अपनी समाधि से बाहर आया तो इस पर लान क्वीन एकदम क्यूट सा फेस बना लेती है और रोते हुए कहती है मास्टर जांग जियांग आपको पता है ये दोनों बंदे ना मुझे आपसे मिलने से रोक रहे थे और मेरे बीच में आ गए, ये बहुत ही बुरी बात है, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना। तो इस पर जांग जियांग कहता है हाँ ये बहुत बुरी बात है, तुम्हें इन्हें नहीं रोकना चाहिए था, तुम दोनों अपने आप को 20 बार थप्पड़ मारो ठीक है। और ये सुनते ही जांग जियांग के जो दोनों बंदे होते हैं वो अपने आप को थप्पड़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी जांग जियांग कहता है तुम बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लग रही हो, यानी बहुत ही ज्यादा उतावली लग रही हो, बताओ क्या किसी और ने भी तुम्हें परेशान किया
या तुम्हें दिक्कत पहुंचाई है? तो इस पर जिन क्वीन गुस्साते हुए कहती है, हाँ मास्टर, एक लड़का है जुन जाओ जाओ, वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, उसने आपकी बेइज्जती कर दी। आपने जंग लिंगलोंग को अपने यहाँ एक डिसाइपल के रूप में, एक सेविका के रूप में रखने को कहा था, पर उस जंग लिंगलोंग ने आपकी बात न मानकर एक जुन जाओ जाओ को अपना मास्टर मान लिया। ये तो आपकी सरायाम बेइज्जती है, आपको इसका बदला जरूर लेना होगा। तो गाइस जैसे ही जिन क्वीन की बात ये जिंगजियान सुनता है, वैसे ही ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा उठता है और फिर अपने पूरी पावर का इस्तेमाल करके इस जिन क्वीन को अपने हाथ से मुक्का दे मारता है और ये जिन क्वीन उड़ते हुए जाकर तुरंत ही माउंटेन में जाकर लड़ जाती है और वहां धूल ही धूल हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है। और फिर ये दोनों जंगजियांग के जो बंदे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो जाते हैं और तेजी से अपने आप को थप्पड़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस जंगजियांग ने ऐसा लैंड क्वीन के साथ क्यों किया, इसी के बारे में जंगजियांग सोच रहा होता है और गुस्साते हुए कहता है, तुमने कहीं जुन जाओ जाओ के सामने जाकर मेरा नाम तो नहीं न लिया, तुमने कहीं ये तो नहीं न किया, क्यों मुझे बताओ तुम, क्या तुमने सच में उस डिवाइन चाइल्ड के सामने जाकर मेरा नाम लिया और मेरी तारीफ की और उसके सामने मेरी बड़गवारगी बताई? बताओ, तुम आजकल बहुत ज्यादा ही बिगड़ गई हो, इसीलिए मुझे तुम्हें सबक तो सिखाना ही था। तो गाइस जंगजियांग की ये बात सुनते ही लिंग क्वीन बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो उठती है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होकर वहीं सैड होकर बैठी रहती है। और फिर इसी के साथ जंगजियांग सोच रहा होता है, अरे यार, इस पागल ने ये क्या कर दिया, ये जो डिवाइन चाइल्ड है उसे 18 एंसेस्टर यानी पूर्वज बहुत ज्यादा ही मानते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और इस लड़की ने उसी के सामने जाकर मेरी तारीफ की और मेरे बारे में अनाप शनाप बोला। अगर उस लड़के को गुस्सा आ गया तब तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगी और मेरी फैमिली को भी बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगी और हो सकता है कि मैं अपना जीरो सीक्वेंस का हकदार भी खो दूं। मुझे जाकर जल्दी से जल्दी उस डिवाइन चाइल्ड यानी जुन जाओ जाओ मेरे चाचा के लड़के से बात करनी होगी और उसे माफी मांगनी होगी। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्परर पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर जो दादाजी होते हैं जुन झांटियान वो बैठे होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा ही गुस्से में, और वहीं हमारा हीरो दादाजी को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर दादाजी कहते हैं, वाह मेरे पोते, मैं तुम्हें मान गया, तुम मार्शल आर्ट में ही नहीं अच्छे हो बल्कि तुम लड़की पटाने में भी बहुत अच्छे हो, तुमने इतनी जल्दी एक लड़की भी पटा ली और उसके कंधे पे भी बढ़ गए, बहुत अच्छे मेरे पोते, तुमने अच्छा धोखा दिया है मुझे। तो ये सुनते ही हमारा हीरो तुरंत दादाजी के पास पहुंच जाता है और उन्हें मक्खन लगाते हुए कहता है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है दादाजी, अब मैं तो आपका ही बस खजाना हूँ ना, मैं आपके ही कंधे पे हमेशा बैठूंगा, प्लीज मान जाइए। तो इस पर दादाजी कहते हैं, चलो बस करो, अब ये मक्खन लगाना बंद करो और मुझे ये बताओ कि वो कौन सी टेक्निक थी जिसे तुमने टाइयो एंशिएंट स्टील पर इस्तेमाल किया था जो इतनी ज्यादा पावरफुल थी। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, अरे वो तो बहुत ही कमाल की एक डिवाइन एलिफेंट इम्प्रिजिंग क्यूआई थी, यानी एक एलिफेंट की पावर थी। तो इस पर दादाजी कहते हैं, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना नहीं। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, अरे दादाजी, ये एलिफेंट की पावर बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। तो गाइस जो एलिफेंट हमें दिखाया जाता है वो हमारे भगवान होते हैं और आप तो इन्हें पहचान ही सकते हैं। और फिर तभी हमारा हीरो कहता है, दादाजी आपको नहीं पता है, अगर मैंने इस टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर लिया तो मैं एक बड़े से एलिफेंट में बदल सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ और फिर मैं डीमन गेट को खोल सकता हूँ और नर्क के दरवाजे को खोल के मैं नर्क की आर्मी को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये सुनते ही दादाजी कहते हैं, अरे ये तो एक डिमोनिक पावर है ना, क्या ये दिक्कत की बात नहीं है? तो इस पर हमारा हीरो कहता है, नहीं दादाजी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस पर दादाजी कहते हैं, चलो ठीक है, तुम कुछ तो एफर्ट दिखा रहे हो, इसे अच्छे से मास्टर करना, और जब तुम 10 साल के हो जाओगे तब मैं तुम्हें इस पूरे वर्ल्ड के जितने भी इमोर्टल्स हैं उनसे तुम्हें मिलवाऊंगा। आज से 10 साल बाद बहुत सारे इमोर्टल्स हमारे फैमिली से रिलेटेड और इस इमोर्टल वर्ल्ड की जितनी भी फैमिलीज हैं उनसे रिलेटेड हमारे घर पे आएंगे और तुम्हारी बर्थडे पार्टी वाले दिन मैं सबके सामने ये अनाउंस कर दूंगा कि तुम भी एक जीरो सीक्वेंस के हकदार हो। तो गाइस मैंने आपको जीरो सीक्वेंस के बारे में पहले पार्ट में तो बताया ही था और इसी का हकदार हमारा हीरो है और इसी की अनाउंसमेंट इसके 10वें जन्मदिन पर होने वाली है। और फिर दादाजी कहते हैं कि मैं उस समय जब तुम्हारे जीरो सीक्वेंस का ऐलान करूंगा तब से तुम्हारा युग स्टार्ट हो जाएगा और तुम तब से अपने ही युग के राजा कहलाओगे। तो गाइस जैसे ही सिस्टम ये बात सुनता है 10वां बर्थडे, वैसे ही उसका चेक इन टाइम रिवील हो जाता है और उस पर नोटिफिकेशन आता है कि आपका नया चेक इन टाइम आ गया है और वो है आपका 10वां जन्मदिन। जब आपका जीरो सीक्वेंस का ये जो रिवील होगा वहीं पर आपको जाकर चेकिंग करना है और जैसे ही आप चेकिंग करोगे आपको रिवार्ड मिलेगा। तो फिर इस चेक इन के समय को देखकर हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है, अरे ये क्या हो रहा है, 7 साल बाद है मेरा 10वां बर्थडे, तो क्या मुझे 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा इस चेक इन के लिए और इसके रिवार्ड को मिलने के लिए? ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा समय नहीं है, तब तक मैं क्या करूंगा और मेरी पावर्स नहीं बढ़ी तो ये तो बहुत दिक्कत की बात है। तो
गाइस हमारा हीरो ये सब बहुत गहराई में सोच ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर जंग लिंगलोंग आ जाती है और कहती है मास्टर एक जांगडियान आपका बाहर इंतजार कर रहा है जो कि एम्परर पैलेस से आया हुआ है और ये आपका कजन है जो आपसे बाहर मुलाकात करने के लिए आपको बुला रहा है। तो ये सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है और उसके रोंगटे तक कांप जाते हैं और फिर वो कहता है अरे यार तुम इस तरह से अचानक मेरे पीछे आ गई, मैं तो एकदम डर गया। तो इस पर जंग लिंगलोंग कहती है पर मास्टर आप ही ने तो कहा था मुझसे कि मैं इस घर को अपना खुद का घर समझ सकती हूँ और इसमें जिस तरह से चाहे उस तरह से आ जा सकती हूँ। तो इस पर हमारा हीरो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी इसे अपना घर नहीं समझ रही हो, चलो ठीक है ये बताओ मुझसे कौन मिलने आया है और ये जुन जांगकियांग कौन है। तो इस पर ये जो जंग लिंगलोंग होती है वो कहती है मास्टर ये आपका एक क्लेन ब्रदर है और ये जो येन क्वीन है वो इसका मास्टर है। तो ये सुनते ही हमारा हीरो फिर पूछता है और ये लिन क्वीन कौन है। तो इस पर लिंगलोंग कहती है अरे मास्टर आपको याद है वो लड़की जिसका आवाज एकदम कौवे जैसा था जो कचर कचर कर रही थी। तो इस पर हमारा हीरो कहता है अरे हाँ याद आया, तुमने बस जब कहा कि ये लड़की कचर कचर कर रही थी तभी मुझे उसका फेस याद आ गया। चलो ठीक है चलते हैं बाहर और अपने भाई से मिलते हैं। तो गाइस जैसे ही हमारा हीरो बाहर जाता है वो सामने के सीन को देखकर बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है और फिर ये जो जांगटियान होता है जो जुन झांटियान होता है वो कहता है भाई मैंने सुना कि मेरे भाई को मेरे सर्वेंट ने बहुत ज्यादा ही परेशान किया और अपनी बड़वारगी दिखा रही थी उसके सामने, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने इसे बंधक बना दिया है। तो लो जो सजा देनी है तुम्हें वो सजा इसे दो, ठीक है भाई, मैं अपने भाई की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और गाइस इसी के साथ हमें लिन क्वीन दिखाई जाती है जिसके पीठ पर बहुत सारे नुकीले डंडे घुसे होते हैं और वो खून से लबालब होती है। मेरे भाई मैंने तुम्हारी जगह इसे सजा दे दी है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे माफ करते हो या नहीं करते हो। तो गाइस जैसे ही हमारा हीरो इस लिन क्वीन को देखता है हमारा हीरो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सोचने लगता है तुम इसे मेरी जगह पे सजा दे रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी बड़वारगी दिखाने की, तुम यहाँ पर अपने आप को दिखाने आए हो कि तुम कितने ताकतवर हो वो भी मेरे सामने। ठीक है मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगले एपिसोड में कैसे हमारा हीरो इस जांटियान को सबक सिखाएगा उसी के बारे में हमें दिखाया जाएगा। और गाइस इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वी लव मानुआ।
Thank you.